बिमला नाम था उसका। वंदिता के घर वह सहायिका का काम करती थी। मझोला कद, बिल्कुल सांवला रंग, निहायत सीधे साधे नैन नक्श, साफ सुथरे कपड़े, कसकर बांधे हुए बालों में एक पतली सी चोटी, सिर पर पल्ला। यह थी बिमला। झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सभी करना उसकी जिम्मेदारी थी। बिमला खुशी खुशी सारे काम करती थी। उसके चेहरे पर मंद मंद मुस्कान हमेशा रहती थी। वैसे अपनी सखियों और सहेलियों के लिए बिमला बिमला थी। काम वाली बाइयों के पास यह चलती भाषा का अभ्यास काफ़ी प्रचलित है, परंतु वंदिता ने हमेशा उसे सुंदरता से बिमला कहकर ही पुकारा। आप जितने अच्छे से मेरा नाम पुकारती हो, उतना अच्छे से कभी किसी ने मुझे नहीं पुकारा दीदी, बिमला एक दिन बोल पड़ी थी वंदिता से। वंदिता ने पलटकर बिमला की तरफ देखा था। वंदिता को लगा जैसे बिमला की आंखों की कोर गीली थी। दूसरे दिन जब बिमला काम पर आई तो गंभीर सी लगी वंदिता को। वंदिता अपनी ससुराल में फ़ोन करने में थोड़ी व्यस्त थी, तो वंदिता ने इस पर अधिक ध्यान नहीं दिया। फ़ोन पर बातें खत्म करके वंदिता ने उसे आवाज़ दी, नाश्ता कर लो बिमला बाई, फिर काम पूरा करना। रहने दो दीदी, आज सिर्फ चाय पिला दो। क्या बात है बिमला बाई, तबीयत खराब है क्या? वंदिता थोड़ी चिंतित हो गई। सारा का सारा ऊपर का काम तो बिमला बाई के जिम्मे होता है, अगर वह ना आई तो मुसीबत। वंदिता की, नहीं दीदी, तबीयत तो ठीक है, मन खराब है। अब वंदिता ने ध्यान से उसका चेहरा देखा था। लगातार रोने से सूजी सूजी आंखें अब भी गीली थी। क्या हो गया बिमला बाई? वंदिता की आवाज़ में चिंता मिश्रित सहानुभूति झलक रही थी। इस सहानुभूति के थोड़े से स्पर्श से ही बिमला बाई की सहनशीलता का बांध टूट गया। उसके नैनों से मानो गंगा जमुना बह निकली। वह काफ़ी देर तक अपनी साड़ी के पल्लू में चेहरा छुपाए फफक फफक कर निशब्द रोती रही। वंदिता ने उसे चुप कराने की कोशिश नहीं की। दुख के आवेग को दिल से निकल जाने देना ही बेहतर है। थोड़ी देर के बाद जब बिमला बाई का दिल हल्का हुआ, तब उसने आंसू पोंछते हुए कहा, मुझे बदचलन कहा, बाजारू कहा, चरित्रहीन कहा। दीदी उन लोगों ने? क्या, किसने कहा? वंदिता तो जैसे आसमान से गिरी। काम करने वाली बाइयों के घर के बारे में पूछना या उनके व्यक्तिगत जीवन में झांकना वंदिता की कतई आदत नहीं थी। सबसे पहले वंदिता के मन में आया, शायद बिमला बाई के घर वाले ने ही ये सब बोला होगा। बिमला बाई फिर से पल्लू से आंखें पोंछने लगी थी। मेरे बड़े लड़के राजेश और मझले लड़के रवि ने बोला दीदी। वंदिता बिल्कुल निरुत्तर होकर उसकी तरफ देख रही थी। वंदिता की आवाज़ जैसी उसकी हलक में अटक गई थी। कोई बच्चा अपनी माँ को बदचलन, बाजारू और चरित्रहीन कह सकता है भला? क्या बात करती है रे? तुम पहले यहाँ बैठो तो जरा शांति से। बिमला बाई को वहीं ज़मीन पर बैठाकर खुद कुर्सी को उसके सामने खींचकर वंदिता बैठ गई थी। आज मुझे पूरी बात बताओ तो भला बिमला बाई, मैंने कभी तुमसे तुम्हारे घर के बारे में नहीं पूछा। इतने गंदे शब्दों का उच्चारण तुम्हारे लिए कैसे किया तुम्हारे लड़कों ने? वंदिता को तनिक गुस्सा सा आ रहा था बिमला बाई के दोनों लड़कों पर। किसी ने मुझे बताया था कि अपने घर वालों को छोड़कर रातों रात बच्चों को लेकर तुम यहाँ चली आई थी। क्या ये बात सच है? बिमला बाई घुटनों पर अपना चेहरा टिकाए चुपचाप बैठी थी। अपनी पुरानी जिंदगी सोच रही थी। थोड़ी देर दोनों निस्तंभ होकर बैठे रहे। ठीक ही सुना दीदी, आपने बहुत मारता था दीदी मुझे। मेरे सहन से जब बाहर हो गया तब मैं बच्चों का हाथ पकड़कर निकल आई उसे छोड़कर। करता क्या था तुम्हारा घर वाला बिमला बाई? फौज में अर्दली था दीदी। बहुत अच्छी ज़िंदगी थी मेरी, 2 कमरों का ही सही, साफ़ सुथरा फौज में क्वार्टर भी मिला था। साफ़ सुथरे कपड़े पहने मेरे बच्चे बहुत अच्छे लगते थे दीदी। पता नहीं कैसे उसे शराब की लत लगी। बिमला बाई थोड़ी देर को चुप होकर बैठी रही। उसका गला रूंध गया था। आंखें पोंछकर गला खखार कर वापस बात करने लगी। बिमला बाई, तुम्हारे कितने बच्चे हैं बिमला बाई? वंदिता ने अपनी उत्सुकता शांत करने के लिए सवाल पूछ ही लिया था। मेरी पहली बिटिया कमला, फिर राजेश, फिर रवि, फिर नैना, फिर रमेश और फिर लता। जहाँ तक मुझे मालूम है तुम्हारे रमेश को छोड़कर सबकी शादी हो गई है ना? हाँ दीदी, सब अपना अपना घर द्वार संभालते हैं। फिर बोलो। पहले पहले तो वह घर चलाने को काफ़ी पैसे देता था, पूरी तनख्वाह ही मेरे हाथ में दे देता था।
मैंने बहुत कुछ बचा कर भी रखा था। जब से उसे शराब की लत लगी, जिंदगी बर्बाद हो गई। वह शराब पीने के पैसे भी मुझसे मांगता। पहले पहले तो मैंने उससे कुछ नहीं कहा। मैं पैसे उसको चुपचाप देती ही गई कि किसी को ऐसी बातों का पता ना चले। वंदिता को यह कुछ नई बात लगी नहीं। इनके तबके में तो ऐसा ही कुछ तकरीबन सबके घर में हुआ करता है। ऐसी बातें छुपी कहाँ रहती है दीदी। धीरे धीरे सब किसी को पता चल गया कि मेरा घरवाला कितना शराब पीता है। शराब के नशे में वह बच्चों को भी बिना बात के मारने लगता। पर उस दिन जो उसने बुरा कांड किया, तब मैंने तय कर लिया कि मुझे क्या करना है। बिमला बाई का चेहरा समुद्र की जल की भांति शांत था। अंदर का दर्द बांध तोड़कर आए पानी की तरह आंखों के जरिए उसके सावले चेहरे को भिगोते जा रहा था। वह उंगली को पोर से उसे पूछती, साफ करती और ड्रेस स्टोर में अपनी बात बताती जा रही थी। उस दिन वह बेतहासा पीकर आया था। शाम हो रही थी। मैंने खाना तो बना लिया था, पर बच्चों ने खाया नहीं था। वह अंदर आया और लड़खड़ाती जुबान से मेरे पास आकर मेरी साड़ी खोलने लगा। उसे मेरी देह चाहिए थी। मैंने दबी जबान से उसे समझाने की कोशिश की कि रात तो होने दो और बच्चों को सो जाने दो, पर उस पर तो जैसे राक्षस सवार हो गया था। वंदिता अवोक होकर सुन रही थी। बिमला बाई क्षण भर को चुप हो गई। अपनी साड़ी के पल्लू से उसने आंखों को, चेहरे को पोंछा। बिमला बाई मानो अतीत में पहुंच गई थी। उसकी आवाज़ जैसे अंधे कुएं के अंदर से आ रही थी, गूंजती हुई। बच्चे डर के मारे कोने में सिमट कर एक साथ खड़े थे, एक दूसरे का हाथ पकड़े। अपनी इच्छा पूर्ण न होते देख उसने बच्चे को अग्नि नेत्रों से देखा और इधर कोने में पड़े एक लकड़ी को उठा लिया। उसकी मनसा मुझे समझ में तुरंत आ गई थी। मैंने बच्चों को समेटकर दोनों हाथों से अपने सीने से लगा लिया था। मैं तो घुटनों के बल हो गई थी। अब बच्चों पर हाथ ना पहुंच सका तो मुझ पर उसने उसी लकड़ी से वार करना चालू किया। बिमला बाई मानो अब भी वह वार पीठ पर, सिर पर, कंधों पर, जहाँ तहाँ शरीर पर झेल रही थी। रह रह के उसका पूरा बदन सिहर जाता। उसकी एक एक वार पर मेरी चीख निकल जाती। मेरे आस पड़ोस के लोग सामने का दरवाज़ा पीटने लगे थे। मेरी चीख सुनकर पड़ोसी जब सामने ना आ सके तो वो सब पीछे के दरवाजे से अंदर आ गए। जब उस राक्षस ने देखा कि पड़ोसी पीछे के दरवाजे से उसे रोकने आ रहे हैं, तब वह मुझे बाल पकड़कर घसीटने लगा। बाहर वातावरण बड़ा बोझिल हो रहा था। वंदिता को लगा जैसे सब कुछ उसकी आंखों के सामने घट रहा है। तूने अपने बचाव में हाथ पांव नहीं चलाई बिमला बाई? सिर फूट के खून निकल रहा था। खून की धार बह रही थी। बदन में चोट के मारे हिले नहीं जा रहा था। दीदी, ब्लाउज फाड़ दिया था उसने। साड़ी फट गई थी। फुल पेटीकोट में पड़ी क्या हाथ चलाती और क्या पाँव चलाती। दीदी, वंदिता के सवाल के जवाब में बिमला बाई ने सिर्फ इतना ही बताया। मोहल्ले की औरतों ने मेरे सिर पर हल्दी का पाउडर डालकर पट्टी बांधी, कपड़े दिए पहनने को और बच्चे को कुछ औरतें समेट कर खड़ी हो गई। कुछ औरतों ने एक झोले में हम सब के जो सामने दिखे वही कपड़े भरे। एक औरत ने जितनी भी रोटी मैंने बनाई थी वह और कुछ अचार के टुकड़े एक कपड़े में बांधकर झोले में भर दिया और मुझसे बोली, भाग यहाँ से बिमला, नहीं तो यह राक्षस तुझे और तेरे बच्चों को मार ही डालेगा। बिमला बाई बगैर रुके बोलती चली जा रही थी। उसके मन के भाव आज बेहिचक आंसुओं के साथ बाहर निकलते चले आ रहे थे। पूरे शरीर में दर्द, सिर में बहता खून लेकर कमला, राजेश, रवि, रैना और रमेश का हाथ पकड़े मैं कैसे भागी और भागते भागते स्टेशन कैसे पहुंची मुझे खुद नहीं मालूम। जो भी रेलगाड़ी सामने खड़ी थी वह छूटने को तैयार थी। मैं उसी में गार्ड के बाजू वाले डिब्बे में बैठ गई। सारे बच्चे में लता तो सबसे छोटी थी। उसका नाम बताना कैसे भूल गई बिमला बाई। लता तब हुई नहीं थी दीदी। वंदिता तो आसमान से गिरी। तू तो अपने पति को छोड़कर ही भागी थी ना? फिर क्या यह बच्चलन फिर तेरे पास लौट आया? वंदिता अपने आप को यह सवाल पूछने से रोक नहीं सकी। बिमला बाई ने इनकार में सिर हिलाया था। उस राक्षस का फिर मैंने कभी मुंह नहीं देखा दीदी। अब वंदिता हिसाब लगाने में गड़बड़ा गई। अगर बिमला बाई अपने पति को छोड़ आई थी तो यह लता का पिता क्या कोई और है? बिमला बाई की कहानी आगे होती रही। समय भी जैसे रुककर वंदिता के साथ बिमला बाई की कहानी ही सुन रहा था। रात भर बच्चे मुझसे टिककर आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़कर लिपट कर सोते रहे। मेरी आंखों में तो नींद ही नहीं थी। रात की अंधेरी से भी काली नजर आ रही थी मुझे अपनी तकदीर।
इन बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँ, कैसे पालूँ इनको। सुबह सवेरे भोपाल स्टेशन देखकर मेरी तो जैसे जान में जान आई। मेरी बड़ी बहन यहाँ रहती है, उसका घर मुझे मालूम था। घंटे भर में धीरे धीरे पैदल चलते मैं बच्चों को लेकर जब दीदी के यहाँ पहुँची तो दीदी और जीजा मेरे हाल देखकर हैरान हो गए। वंदिता सोच रही थी कि ईश्वर ने इस बिमला बाई को किस मिट्टी से गढ़ा होगा। जीवन की तमाम मुसीबतों से संघर्ष करते, लगातार लड़ाई करते, समझौता करते, लगता है इसके हाड़ मांस सब पत्थर हो गए थे। बिमला बाई ने थोड़ा पानी पिया और उसके दिल से एक लंबी आह मुंह के जरिए बाहर आ गई। मेरे जीजा अच्छी नौकरी करते थे और मेरी बहन के कोई औलाद नहीं थे। उनका यह कहना था कि मैं बच्चों को लेकर उन्हीं के पास रहूं। परंतु 7-8 दिन बाद जब तबीयत थोड़ी ठीक लगी तब मैंने तय कर लिया और बहन को बताया भी कि मुझे अलग रहने का इंतजाम कर दे। दीदी उनके घर से कोई 200 कदम दूर पर टीन का टपरा बनवाने में जीजा ने बहुत मदद की। मोहल्ले की औरतों ने काम भी दिलवा दिया। वंदिता अब भी निशब्द होकर बिमला बाई को देखे चली जा रही थी। पीछे का दरवाज़ा खुला था। थोड़ी देर में एक ठंडी हवा का झोंका सा आया और बिमला बाई के तन मन को जैसे सहलाकर शांत करता चला गया। बिमला बाई के आंसू सूख चुके थे। काम तो मिल गया था, खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं रही दीदी, परंतु बच्चों के हाल देखकर मुझे बड़ी तकलीफ होती। मेरे लड़के सारे मोहल्ले में मारे मारे फिरते, स्कूल पढ़ाई लिखाई सब छूट गई थी। मैं बिल्कुल निरुपाय हो गई थी। सोते जागते ईश्वर से कुल यही प्रार्थना करती कि मेरे बच्चों की ज़िंदगी संवार दे प्रभु। वंदिता अभी सोच रही थी कि लोग तो कहते हैं कि एक वयस्क इंसान का दिल उसके हाथ की मुट्ठी के आकार का होता है। इस छोटे से दिल में बिमला बाई ने दुनिया भर की मुसीबत, दुनिया भर का दुख दर्द, दुनिया भर की ठेस समेट कर कैसे रखा। उसके बावजूद यह मुस्कुराकर काम कैसे करती है। प्रभु ने शायद मेरी प्रार्थना सुन ली थी दीदी। एक दिन एक औरत दीदी की पहचान की कोई एक खबर लेकर आई। मेरे घर से कोई 1 किलोमीटर दूर पर एक पुलिस वाला साहब रहता है। बड़ा सा बंगला है। उसे सारे घर का काम करने के लिए एक इंसान चाहिए। वह रहने के लिए आउट हाउस भी देगा। मैं उससे बात करने गई। पुलिस वाला साहब खूब सभ्य इंसान था। उसने मेरी ज़िंदगी का सारा किस्सा पूछा। मैं कहाँ से आई हूँ, मेरे परिवार में क्या है, कौन है। मैंने भी बेझिझक उससे सारी बातें बता दी। गलती तो मेरी थी नहीं जो मैं शर्माती किसी से बोलने में। बिमला बाई शांत थी। उसके चेहरे पर असीम शांति विराज रही थी। एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसने कहानी आगे बढ़ाई। उस साहब ने जब कुछ साफ साफ बताया। उसकी ज़मीन जायदाद काफ़ी है और गांव में उसका परिवार रहता है। उसकी पत्नी और बच्चे गांव में रहते हैं। पत्नी गांव में सब देखभाल करती है और यहाँ कभी भी नहीं आ पाती। वह साहब खुद ही साल में 1-2 बार पत्नी के पास जाता है गांव में। साहब ने यह भी बताया कि उसके रिटायरमेंट को 7-8 साल है। वंदिता चुपचाप बैठी सुनती रही थी कि आगे कहानी में क्या होता है। बिमला बाई के ओठों पर बड़ी प्यारी सी मुस्कान तैर रही थी। एक दिन उस साहब ने मुझसे कहा, देखो बिमला, तुम बाल बच्चे वाली हो, जवान हो, मेरे यहाँ मेरी पत्नी बनकर अगर रहो। मैं तुमसे शादी तो नहीं करूँगा, पर तुम्हें वो तमाम सुख दूँगा। तुम्हारे बच्चों को स्कूल में डालूँगा, उनको घर की तरह रखूँगा और जब मैं रिटायर हो जाऊँगा, गांव जाने के पहले अच्छी खासी रकम तुम्हारे अकाउंट में डाल जाऊँगा। तुम्हें आगे की ज़िंदगी में कोई दिक्कत नहीं होगी। 2-3 दिन में तुम मुझे सोचकर बता सकती हो। वंदिता बिल्कुल हैरान हो गई। उसकी कहानी सुनकर उसके मुंह से एक भी सवाल नहीं निकला। बिमला बाई के मन में जैसे करंट ही उठ खड़ा हुआ था। उसका सर चक्कर घिन्नी की तरह घूम रहा था। सबसे पहले उसके मन में जो बात आई वह थी, लोग क्या कहेंगे। मन में तूफान लिए जब वह घर पहुंची तो घर के बाहर उसके बच्चे, बहन और जीजा उत्कंठा से उसका इंतजार करते मिले उसे। जब उसके बच्चे सारे सो गए तब उसने बहन और जीजा को सारी बातें बताई। एक स्त्री सुलभ समाज का जो डर होता है, उसी के चलते उसकी बहन भी यही बोली, हाय राम, लोग क्या कहेंगे बिमला। बिमला बाई के मन में यद्यपि लोग क्या कहेंगे का डर तो था, परंतु फिर भी अपनी कल्पना में वह बच्चों को यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल जाते देख रही थी। तरतीब का रहन सहन, तरतीब से बातचीत करते बच्चों की कल्पना कर रही थी। उसके बच्चे आवारा की तरह गलियों में नहीं घूमेंगे।
उसके बच्चे पढ़ लिख कर नौकरी करेंगे, बड़े बनेंगे, उसे लोगों के घर बर्तन नहीं मांजना पड़ेगा। दैहिक सुख के प्रति वितृष्णा उसके मन में बहुत पहले से ही आ चुकी थी, परंतु बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उसने शायद मन ही मन यह समझौता भी करने का निर्णय ले लिया था। पुलिस वाले साहब की इच्छा पूर्ति अगर वह कर देती है तो उसे भी तो एक साफ सुथरा जीवन मिलने की उम्मीद है। देख बिमला, तेरे घर वाले ने तुझे सिवाय दुख तकलीफ और बच्चों के दिया ही क्या। अब तूने अगर अपने बच्चों के लिए यह कदम उठाने का निर्णय लिया है तो मुझे तो इसमें कोई बुराई नहीं दिखती। जहाँ तक लोग क्या कहेंगे का सवाल है तो मुझे लगता है कि मोहल्ले वालों को जब पता लगेगा तब तो कुछ बोलेंगे। अपन उनको कुछ बताएंगे ही नहीं। तो वहीं रहना, जैसे तुझे आउट हाउस में क्वार्टर मिला है वही बात हम सबको बोलेंगे। बीच बीच में हम ही तुझसे जाकर मिल आएंगे। उम्र में काफ़ी छोटी होने के जीजा के मन में बिमला के लिए बहुत सहानुभूति थी। 2 दिन इसी ओहापोह में बिमला बाई ने बिता दिए। क्या करे और क्या ना करे। तीसरे दिन मन में दृढ़ निश्चय करके वह साहब के यहाँ पहुंची। रिटायरमेंट के पहले मेरे अकाउंट में आप कितना पैसा डालोगे साहब? सच में डालोगे ना? बच्चों के खातिर उठाए गए इतने बड़े कदम को मूर्त रूप देने के पहले वह साहब के मुंह से सुनना चाहती थी। बिमला, 1 लाख रुपए तुम्हारे अकाउंट में दूंगा और तुम्हारा कच्चा वाला मकान पक्का बनवा दूंगा। इस बार साहब ने बिमला के साथ बाई का संबोधन नहीं जोड़ा था। बिमला को अपनी तकदीर पर यकीन ही नहीं हो रहा था। फिर क्या, तू बच्चों को लेकर चली गई पुलिस वाले साहब के घर? वंदिता की उत्सुकता चरम पर थी। उसका सवाल जैसे वातावरण में गूंज गया। बिमला बाई ने धीरे से सर उठाकर वंदिता की तरफ देखा था। उसके चेहरे पर एक अलौकिक मुस्कान विराज रही थी। वंदिता को उसकी मुस्कान देखकर समझ में आ गया था कि पुलिस वाले साहब के साथ गुजारे गए 7-8 साल उसकी ज़िंदगी के स्वर्णिम समय था, जिसकी सुंदर सी याद को मन के किसी गहरे कोने में सहेजकर समेटकर जिंदगी की बाकी मुसीबतों का सामना करने को बिमला बाई तैयार थी। हाँ दीदी, मैं बच्चों के साथ मैं लेकर चली गई। 2-3 दिन के बाद साहब ने अपनी पहचान के चलते सरकारी स्कूल में मेरे बच्चों का नाम लिखवा दिया। मेरे बच्चे यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल जाते, साहब के साथ ही बैठकर खाना खाते, मैं उनको परोस देती। साहब बड़े प्यार से रखते थे मेरे बच्चों को। वंदिता थोड़ा पहलू बदल कर बैठी थी। उसके मन में कई सवाल कुल बुला रहे थे। बिमला बाई के मन का तूफान थम चुका था। तेरे बड़े और मझले लड़के को ITI की ट्रेनिंग भी क्या साहब ने ही दिलवा दी थी? बिमला बाई ने सहमति में सिर हिलाया था। उन्होंने अपनी रिटायरमेंट से पहले दोनों लड़कों को गैर सरकारी अवस्थाओं में नौकरी भी दिलवा दी थी। मेरी छोटी बिटिया लता यही पैदा हुई थी। और जो उन्होंने तेरे अकाउंट में पैसे डालने का वादा किया था वो उन्होंने गांव वापस जाने के पहले मेरे अकाउंट में पैसे डलवाए थे और मेरा मकान भी पक्का बनवा दिया था। वंदिता को अब समझ में आ रहा था कि बिमला बाई ने अपने बच्चों की खातिर जो अपनी इज्जत, अपना नाम, अपनी ज़िंदगी सब कुछ स्वाहा कर दिया, उसके बच्चों को वह कुछ समझ में ही नहीं आया। बिमला बाई के चेहरे पर एक अजीब सी लाचारी दिख रही थी। वह अब वंदिता को लगातार दिखे जा रही थी। पुलिस वाले साहब ने जो पैसे दिए थे उन पैसों में मैंने अपने सारे बच्चों की शादियाँ की, उनके अपने अपने घर द्वार बसा दिए। अगर किसी का कुछ ना हो पाया तो वो है रमेश। बिमला बाई ने एक खूब लंबी सी सांस भरी और अब वह जमीन को देखने लगी थी। पर अब मेरी तकदीर तो देखो दीदी। बिमला बाई ने अपने दाहिने हाथ की हथेली से 2 बार अपने कपाल को ठोक लिया था। मैंने अपनी बच्चों की खातिर पति का घर छोड़ा, अपने बच्चों की खातिर लोगों के घरों में बर्तन मांजे जिससे मेरे बच्चे भूखे ना सोएं, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई की खातिर अपनी इज्जत बेच दी पुलिस वाले साहब के पास, सबके घर द्वार ठिकाने कर दिए और आज वही बच्चे मुझे बदचलन, बाजारू और चरित्रहीन कहते हैं। बिमला बाई की आवाज़ फिर से भरभरा गई। बिमला बाई की आंखों में आंसू नहीं थे, एक अजीब सा सूनापन तैर रहा था। कितनी अजीब सी जिंदगी है दीदी। मेरे अपने जाए मेरे अपने नहीं हैं। पढ़े लिखे तो सब हैं, पर किसी को समझ में क्यों नहीं आया कि मैंने यह सब क्यों किया। पर मैंने भी तय कर लिया है दीदी। उठकर खड़ी हो गई थी जाने को तैयार। क्या तय कर लिया है बिमला बाई? वंदिता थोड़ा घबरा गई थी और अधीर होकर उसका हाथ पकड़ लिया था। मैं अलग रहूँगी। मैं इन सब से बोल दूँगी कि समझ लो इनकी माँ मर गई और मैं अपनी ज़िंदगी जी लूँगी दीदी अपने बूते पर।
और फिर बिमला आज अकेली रह रही है। सच में दोस्तों, एक औरत का कोई नहीं होता, सब स्वार्थी होकर अपना रिश्ता निभाते हैं।